हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी स्टैटिकल की नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था, मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, अभिगमन की परिघटनाएं तीन टाइप की जो हमने बात की थी। विसरण होता है, एक होती है श्यानता और एक होता है हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड जिसमें ऊष्मा चालकता होती है। ठीक है, तीनों के तीनों किस प्रकार की अभिगमन की कोई ना कोई घटना है। किसी में कणों की संख्या का अभिगमन हो रहा है, किसी में वेग का अभिगमन होगा, वेग के कारण संवेग का अभिगमन होगा और किसी में ताप का अभिगमन होगा। ठीक है, तो हमें इन तीनों प्रकार की घटनाओं के बारे में पढ़ना है कि यहाँ से हम इनकी मात्रा या वेग प्रवणता या फ्लक्स का मान किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विसरण के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था विसरण के लिए हम किस प्रकार से डेरिवेशन करेंगे, वो मैंने आपको एक तरीके से ब्रीफली थोड़ा समझाया था। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम उसमें करने क्या वाले हैं, उसका मैकेनिक्स क्या है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे। हमने उससे लिख लिया था अभिगमन घटनाएं तीन टाइप की होती है। उन तीनों के लिए हमने एक तो क्या फिक का नियम देखा था, एक न्यूटन का नियम और एक फूरियर का नियम देखा था। क्लियर है, वो तीनों लॉज हमने देख लिए थे और उनके अकॉर्डिंग हमने, हमारे पास एक किसका गुणाकार था, ऊष्मा चालकता गुणाकार था के, एक नीटा आ रहा था शांता गुणांक और एक डी आ रहा था विसरण गुणांक। ठीक है, ये तीनों हमने फॉर्मूले पे लिख लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम हेडिंग डालते हैं शांता। विस्कोसिटी, ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ ही गया था। हमने क्या अलग अलग के हमने माना कि कोई द्रव है, चाहे कोई भी चीज होती है, चाहे द्रव होता है चाहे गैस परतों के रूप में गति करते हैं। ठीक है ना, तो हम उनके अकॉर्डिंग लेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम मान लो ये मानते हैं कि हमारे पास ये द्रव की जैसे विभिन्न परतें हैं। इस प्रकार से हमने अलग अलग परतें मान ली। ठीक है, इन सबके बीच में डिफरेंस हमने कितना बताया था, लैम्डा। माध्य मुक्त पथ होता है उसके बराबर इन सब में डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा। क्लियर है, जैसे हमने मान लिया कोई भी हमारी है 1 2 3 या 1 2 3 4, इस तरीके से हमने अलग अलग परतें ले ली हमारी। ठीक है, हम जैसे बात करते हैं किसी भी सेकेंड लेयर की, जैसे हम बात करें, मान लो ये हमारी सेकेंड लेयर है, हम इसके लिए बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ये बीच की है, कुछ कण इससे नीचे भी है, कुछ कण इससे ऊपर भी है। ठीक है, अगर हम यहाँ शांता में किसके वेगों की बात करते हैं तो हम ये माने कि कुछ कणों का वेग इसकी इस परत से कम वेग के भी होंगे और कुछ इस परत से ज्यादा वेग के भी होंगे। तो इसका वेग हम मान लेते हैं vx। सेकेंड लेयर का हमने वेग कितना मान लिया, vx के बराबर मान लिया। ठीक है, और हम क्या मानते हैं, एक मिनट, इसको आप इस तरीके से लो, 1 2 3, इस तरीके से ऊपर से बढ़ती हुई वे में आप ले सकते हो। ठीक है, तो हम ये सेकेंड लेयर है, हम इसकी बिल्कुल जो ग्राउंड है, इसके नीचे मान लो और भी हमारे परतें बनी हुई हो इस प्रकार से, तो हम इसके नीचे ग्राउंड है, तो ग्राउंड से हम इसकी ऊंचाई किसके बराबर लेंगे, z के बराबर, सेकेंड परत की, क्योंकि हम मेन बात इस परत के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राउंड से इसकी ऊंचाई किसके, z के बराबर हो गई। क्लियर है, इतनी चीजें समझ में आ गया आपको। हम ये क्या है, द्रव या गैस जो भी हम ले रहे हैं उसकी अलग अलग परतें हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं आप ऊपर से इसको चाहिए रफ कर दो कि 1 2 3 अलग अलग हमारे इस तरीके की लेयर्स होती चाहिए। ठीक है, और जैसे जैसे हम क्या नीचे की तरफ जाते जाएंगे हमारा वेग और भी ज्यादा कम होता जाएगा। तो फर्स्ट का वेग सबसे ज्यादा है, सेकेंड का उससे कम वेग है, थर्ड का वेग उससे कम होगा, इस तरीके से। तो सेकेंड लेयर हम कोई भी एक रैंडमली हमें लेयर लेनी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका वेग हमने मान लिया है vx है, और इन सब परतों की आपस में दूरी कितनी है, लैम्डा के बराबर, लैम्डा माध्य मुक्त पथ के बराबर। ठीक है, तो डायग्राम बनाइए और यहाँ लिखना शुरू कीजिए। देखिए, माना किसी द्रव की भिन्न भिन्न परतें, माना किसी द्रव की भिन्न भिन्न परतें भिन्न भिन्न वेग से गतिशील हैं, भिन्न
भिन्न वेग से गतिशील हैं। प्रत्येक परत लैम्डा दूरी से पृथक है, अलग अलग है, पृथक है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना लैम्डा बराबर माध्य मुक्त पथ। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, माना परत दो का वेग vx है। माना परत 2 का वेग vx है, जो कि बॉटम से, जो सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत से z ऊंचाई पर स्थित है। माना परत 2 जिसका वेग vx है, वह सबसे निचली परत या बॉटम से z ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, पर z ऊंचाई पर स्थित है। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट लेयर, इस फर्स्ट लेयर का वेग कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम ये लिखेंगे फर्स्ट परत का वेग कितना मान हो जाएगा हमारे पास, vx तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है। ठीक है, और इसमें कुछ चेंज कितना हो जाएगा, तो vx प्लस लैम्डा dvx अपॉन dz। ठीक है, अब ये हमने कैसे मान लिख दिया, देखो एक एग्जांपल हम छोटा सा लेते हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे, देखो ये जो फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना विस्कोसिटी, इसमें आप एक एक चीज को डिटेल में समझ लो, क्योंकि इसके बाद जो बाकी दोनों हमें पढ़ने हैं, विस्टर्न और थर्मल कोएफिशिएंट का पढ़ना है, वो दोनों बिल्कुल इसकी तरह है। तो उसमें हम ओनली डायरेक्टली हम डेरिवेशन करेंगे, उसमें मैं हर बार आपको इतनी सेम चीजें नहीं समझाऊंगी। ठीक है ना, इसलिए आप लोग एक बार बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, उनमें फॉर्मूले भी इवन बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे। तो आप खुद समझ जाओगे कि बार बार इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सेम वैल्यूज आ रही है और उसी तरीके से हमने निकाला है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आप सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ये मान हमने कैसे लिख दिया, जैसे कि मान लो कोई भी चीज है जिसकी रेट हम आज की बात करें, जैसे मान लो ये मार्कर ही है। ठीक है, इसकी रेट मान लो आज के टाइम पे अगर हमने कितना मान लिया, 5 रुपए है। ठीक है, इसका रेट हमने मान लिया आज 5 रुपए है, और हम ये बोले कि इसकी रेट 2 रुपए प्रतिदिन बढ़ रही है। मैं अगर ये बोलूं कि इसकी रेट 2 रुपए प्रतिदिन बढ़ रही है, तो 5 दिन बाद इसकी रेट क्या हो जाएगी। ठीक है, 2 रुपए प्रतिदिन बढ़ रही है, तो 5 दिन बाद में इसकी रेट क्या हो जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 5 रुपए, अभी तो इसका रेट फिक्स है ही 5 रुपए, क्लियर है। प्लस हमने क्या बोला, प्रतिदिन बढ़ रही है, तो बढ़ने की दर हमने क्या बता रखी है, 2 रुपए के हिसाब से, इंटू में 2 रुपए के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, और कितने दिन तक बढ़ रही है, 5 दिन तक, तो इंटू में 5, तो रेट कितना हो जाएगा, 5 + 10 15 के बराबर। समझ रहे हो किस दर से बढ़ रही है। अभी जो फिक्स रेट है वो 5 रुपए जैसे है, 2 रुपए प्रतिदिन के दर के हिसाब से बढ़ रही है, तो यह हमारे पास दर हो गया। और कितने दिन हम बोल रहे हैं कि 5 दिन बाद इसका रेट क्या होगा, तो इंटू में 5 दिनों तक बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने सेम चीज बात की है, हम यहाँ बात कर रहे हैं वेग की। अभी सेकेंड लेयर का वेग कितना है, vx है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट परत के वेग की, कि फर्स्ट परत का वेग कितना होगा। तो जैसे सेकेंड लेयर का वेग कितना है, vx है, ये फिक्स है। प्लस हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वेगों में जो परिवर्तन आ रहा है, ठीक है ना, तो परिवर्तन की दर क्या है, dvx/dz। जो यहाँ 2 रुपए प्रतिदिन परिवर्तन था, यहाँ परिवर्तन इस दर से हो रहा है, dvx/dz के, कि वेग में इस ऊंचाई के सापेक्ष क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन की दर हो गई, और इंटू में कितने दिन तक, 5 दिन तक। तो यहाँ हम बात करेंगे कि कितनी दूरी तक बढ़ रहा है ये वेग, तो ये लैम्डा दूरी तक वेग बढ़ रहा है। समझ में आ गया, इस तरीके से हमने लिखा है कि हमारे पास जो मेन इसकी वेग है, सेकेंड परत से हम देख रहे हैं, हम यहाँ फर्स्ट का वेग किसके कंपेयर में देख रहे हैं, इस सेकेंड परत के कंपेयर में। ठीक है, तो हमने कहा जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, वेग कम होता जा रहा है। हमने कल जो भी बात की थी उसमें हमने कहा था। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इस फर्स्ट परत का वेग इस सेकेंड परत के वेग से ज्यादा होगा। क्लियर है, फर्स्ट परत का वेग इस सेकेंड परत के वेग से ज्यादा होगा, इसका मतलब इससे कुछ एडिशनल चीज ही होगी। अब एडिशनल कितना होगा, तो देखो अभी फिक्स वेग है आपके पास vx, जैसे यहाँ फिक्स प्राइस है आज के टाइम में 5 रुपए, तो ये फिक्स वेग vx एज इट इज आ गया। प्लस
आपकी दर कितनी बताई, 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। यहाँ पे दर किस क्या है बढ़ने की, कि वेग में ऊंचाई के सापेक्ष क्या परिवर्तन है, dvx बटे dz। यहाँ पे दर है वो, तो 2 रुपए की जगह हमने क्या लिख दिया, dvx बटे dz। इंटू में हमने लिखा कि 5 दिन के लिए। हमने ये रेट कब तक के लिए बढ़ाई, हमने कहा 5 दिन बाद इसकी रेट क्या होगी। तो यहाँ हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये वेग में परिवर्तन कब तक होगा, तो यहाँ परिवर्तन दूरी के अकॉर्डिंग हो रहा है कि कितनी दूरी तक होगा, तो ये लैम्डा दूरी तक होगा, 2 से लैम्डा दूरी तक। लैम्डा दूरी के बाद में फर्स्ट परत हमारी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इंटू में लैम्डा आ जाएगा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, हमारे जैसे ये फर्स्ट परत का वेग हो गया vx प्लस लैम्डा dvz अपॉन में dz, ठीक है, dvx अपॉन dz। इसी तरीके से तो हम थर्ड परत का वेग क्या बोलेंगे, थर्ड परत का वेग क्या हो जाएगा आपके पास, बराबर vx। अब यहाँ पे माइनस क्यों, यहाँ पे इसका वेग कम है, vx से कम वेग है, तो vx माइनस लैम्डा dvx अपॉन में dz, ठीक है। मतलब हम लैम्डा दूरी अब नीचे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ हम एक तरीके से वही बात बोले कि ये पेन आज 5 रुपए का है, तो हम बात करें कि 2 रुपए की दर से अगर आप इसकी रेट कम कर रहे हो तो 5 दिन पहले इसका कितना रहा होगा रेट, ठीक है ना। आज मान लो 100 रुपए का है, आप 2 रुपए के हिसाब से रेट कम 5 दिन पहले कितना रहा होगा, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमने माइनस के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है। इस तरीके से हमने क्या कहा, जहां आप लिख सकते हो dvx बटे dt क्या बटे dz क्या है, जहां dvx अपॉन dz क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हम सबसे पहले हमने क्या बात की थी, हम ऐसा मान रहे थे कि मान लो कि इस 1 से 2 में कोई एक अणु जा रहा है, परत 1 से परत 2 में हम क्या मान रहे हैं, कोई एक कण अगर जा रहा है इस कंडीशन में, उसे हमने बताया था, जब मैंने शॉर्ट में आपको बताया था तो कहा था कोई एक कण जाएगा तो एक द्रव्यमान जाएगा। मतलब मान लो प्रत्येक कण का द्रव्यमान अगर हम m ले रहे हैं तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं m द्रव्यमान जा रहा है, ठीक है। हो सकता है एक कण नहीं बहुत सारे कण जाए, तो आपके पास द्रव्यमान कितना हो जाएगा, n इंटू m के बराबर हो जाएगा, कुल n कणों का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि माना प्रत्येक कण का द्रव्यमान m है, ठीक है, तथा कोई कण, अभी हम एक कण के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो कोई कण परत 1 से परत 2 में जाता है। तो सिंपल सी बात है, कोई द्रव्यमान है और जा रहा है, मतलब किसी न किसी वेग के साथ गति कर रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, संवेग होगा, ठीक है ना। तो परत 2 का संवेग इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, चेंज होगा कुछ ना कुछ। जब द्रव्यमान किसी वेग के साथ में जाएगा तो सिंपल सी बात है, परत 2 में जा रहा है तो 2 के संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो परत 2 का संवेग कितना हो जाएगा, m इंटू वी के बराबर। v क्या है, फर्स्ट परत का वेग, इंटू में m लिख दो, तो m इंटू में हो जाएगा आपके पास vx प्लस लैम्डा dvx अपॉन dz। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, परत 2 का संवेग ये किस कंडीशन में हमने बताया है कि जब फर्स्ट से सेकेंड परत में जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास संवेग क्या हो जाएगा, m इंटू परत फर्स्ट परत का वेग, ये इस वेग के साथ में पहली परत का कोई m द्रव्यमान का कण जो है वो किस में जा रहा है, परत 2 में जा रहा है, लिख लीजिए।
है, लिख लिया। अब हम जैसे बात करें, ये तो हमने कब बात की, तो पहली परत से कोई कण दूसरी में जा रहा है। अब हम सेम बात करेंगे कि अगर इस तीसरी परत से कोई कण इसमें जाए, ठीक है ना, सेकेंड लेयर में मान लो ये तीसरी परत से दूसरी परत में कोई m द्रव्यमान का एक कण जाए, तो हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार परत 3 से परत 2 में m द्रव्यमान का कण जाने पर परत 2 का संवेग कितना हो जाएगा, कितना संवेग हो जाएगा, m इंटू में थर्ड लेयर का जितना वेग था, कितना वेग था हमारे पास, vx माइनस लैम्डा इंटू डी वी एक्स अपॉन डी जेड, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों संवेग का मान हमारे पास हो गया यहाँ से। अब हम क्या बात करें कि जैसे प्रति एकांक आयतन में अगर हम माने कि गैस होता है, तो गैस में तो हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मानते हैं, तो यहाँ प्रति एकांक आयतन की भी अगर हम बात करें तो उसमें कुल कण हमारे पास कितने होंगे, कोई भी n कण होंगे, ठीक है। और यहाँ जैसे अगर हम बात करें कि प्रति एकांक आयतन या फिर प्रति एकांक एरिया जो है किसी एक सिलेंडर के रूप में अगर हम लें इसको, तो एक सिलेंडर के रूप में इसका एरिया हम मान लेते हैं कि एकांक तो एरिया है, तो इस बेलन में कुल अणु कितने हो जाएंगे, मतलब समझ में आया आपको। जैसे आप यहाँ से इसको आप ये मान लो किसी एक बेलन के रूप में भी तो मान सकते हो, ठीक है, या दोनों के बीच का हम ले लें कि ये कोई बेलन के रूप में हो जाएगा, पूरा एरिया ले, तो इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो लिखो पहले आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, माना गैस के प्रति एकांक आयतन में, माना गैस के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या स्मॉल n है, अणुओं की संख्या स्मॉल n है, फुल स्टॉप। माना एक सिलेंडर, सिलेंडर मतलब बेलन, ठीक है, कि माना एक बेलन जिसका क्षेत्रफल एकांक है, जिसका क्षेत्रफल एकांक है तथा लैम्डा ऊंचाई है, तथा लैम्डा ऊंचाई है, ठीक है। हम कुछ कैसी कंडीशन मान रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने जो परत बनाई थी, मान लो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेयर की हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये कुल इसकी मान लो नीचे और भी लेयर्स हो, तो कुल जो इसकी लेयर से ऊंचाई कितनी है, z ऊंचाई के बराबर है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी हमने बताई थी लैम्डा के बराबर। हम क्या मान रहे हैं, कोई बीच में अगर हम बेलन मान ले, मान लो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में ये हम एक बेलन के रूप में अगर हम लें इसका आयतन, एक हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, छोटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका हम क्षेत्रफल कितना बता रहे हैं, a बराबर एकांक क्षेत्रफल का मतलब आप समझते हैं, मतलब क्षेत्रफल का मान है एक मीटर स्क्वायर के रूप में होगा, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर हम क्या ले रहे हैं, इसका एकांक क्षेत्रफल ले रहे हैं, ठीक है। और लैम्डा ऊंचाई है प्रत्येक इसकी, 2 से ऊंचाई कितनी है, लैम्डा के बराबर, ठीक है, तो लैम्डा ऊंचाई है। तब बेलन में कुल अणु कितने होंगे, तब बेलन में कुल अणु, तब बेलन में कुल अणु कितने हो जाएंगे, जितना कुल इसका आयतन होगा। अब आयतन कितना होगा, तो देखो टोटल आपके पास इन दोनों एरियाओं का क्षेत्रफल कितना है, एकांक क्षेत्रफल है, और ये आपके बीच की ऊंचाई है, ठीक है, और प्रति एकांक आयतन में हम अणु कितने ले रहे हैं, स्मॉल है, मतलब आपके पास n इंटू में पाई आर स्क्वायर इंटू में h, क्लियर है। अब आपके पास n इंटू में इस पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, क्षेत्रफल है, आपको बता रखा है एकांक क्षेत्रफल मतलब 1, और इंटू में इस ऊंचाई का मान कितना है, लैम्डा, मतलब कुल अणु आपके पास कितने आ रहे हैं, n लैम्डा, n लैम्डा आपके पास क्या आ गई, एक तरीके से कुल अणुओं की संख्या।
ठीक है, समझ में आ गया। यही सेम केस 3 से 2 के लिए भी होगा। हमने अब बस हमको भी वही दोनों में आपको सेम अंतर तो समझ में आ ही गया है, बस इसका वेग कम है इसका वेग ज्यादा है। तो ये चीज हमने किसी एक लेयर के लिए लेके देखी है, जैसे 1 और 2 के बीच में ये बेलन स्थित है, तो इसमें हमने कुल अणुओं की संख्या बताई है। मतलब आपके 2 से 3 के बीच में आप कोई बेलन ले लो, उसमें भी अणुओं की संख्या सेम ही होगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं कि अणु, अब आपको पता है गैस के अणु क्या होते हैं, मोशन के लिए फ्री होते हैं, किसी भी दिशा में गति करते हैं वो। अब किस दिशा में गति करेंगे, हम नॉर्मल बेसिस पे हम क्या लेते हैं, ये डायरेक्शन हम लेते हैं। मान लो ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है। किसी पात्र में भी हमने ले रखा हो तो हम उसके ये तीनों अक्ष लेते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ गति कर सकते हैं, ये हमारा एक्स एक्स देश अक्ष या माइनस एक्स देश मान लो, माइनस एक्स अक्ष मान लो। इसी प्रकार से ये हमारा माइनस वाई अक्ष मान लो, और इसी प्रकार से ये हमारा माइनस जेड अक्ष मान लो। मतलब एक प्रकार से गति करने के लिए किन दिशाओं में स्वतंत्र है, इन 6 दिशाओं में स्वतंत्र है। या हम कह लें कि ये 6 इसके क्या हो जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। क्लियर है, तो लिखिए आप लोग पहले, चूंकि हम जानते हैं कि गैस के अणु गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अतः उनकी गति की संभावना ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये सारे डायरेक्शन इन दिशाओं में संभव है। अतः उनकी गति की संभावना इन दिशाओं में है। इन 6 दिशाओं में गति कर सकते हैं ये, ठीक है ना। तो टोटल आपके पास अगर हम बात करें 6 दिशाएं हो गई आपके पास गति करने के लिए। तो कुल अगर हम इन अणुओं की बात कर रहे हैं जो 1 से 2 में आ रहे हैं, तो इन अणुओं की कुल संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी। अब अभी तक हमने संख्या ली सिंपली ये, अब हमने कहा कि 1 से 2 में आते हुए ये दिशा कहाँ कर सकते हैं, इन 6 डायरेक्शन में ये मोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि तब परत 1 से परत 2 में आने वाले अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल अणु है एल लैम्डा अपॉन 6। दिख रहा है सबको, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख दे रही हूँ, देखना एन लैम्डा अपॉन 6 कि कुल अणु है एन लैम्डा, और 6 दिशाओं में गति करते हुए ये परत 1 से परत 2 में आएंगे। तब कुल अणुओं की संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी, एन लैम्डा अपॉन में 6। लिख लीजिए। समझ में तो आ रहा होगा आपको, एक एक स्टेप कुछ खास नहीं कर रहे हम, बस समझने की बात है। और ये ध्यान रखना कि अभी हम ये सारी बात केवल इस फर्स्ट से सेकंड के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। कि कोई भी एग्जांपल के लिए हम कोई एक उठा करके देख रहे कि मान लो यहाँ ऐसा हो रहा है, ऑब्वियसली सी बात है यहाँ भी सेम ही फिनोमिना होगा, ठीक है। कर लिया, चलो अब आगे की बात करते हैं। तो ये डायग्राम आपने बना लिया, उसी में बेलन भी बना लेना, ठीक है ना। ये डायरेक्शन का डायग्राम भी बना लेना आप चाहो तो साइड में छोटा सा, कि 6 संभव दिशाएं कौन कौन सी होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या मान रहे हैं कि ये जो अणु गति करते हुए आ रहे हैं, परत 1 से परत 2 में आ रहे हैं, तो हम ये माने कि कौन से वेग से आएंगे, ठीक है ना। अब इतने सारे अणु आएंगे तो हम मान लेते हैं कि इनका कुछ ना कुछ क्या औसत वेग होगा। तो हम मानते हैं अणुओं का औसत वेग किसके बराबर, निकाल चुके हैं औसत वेग v बार के बराबर, ठीक है ना। तो हम लिखे माना अणुओं का औसत वेग c बार है। c बार कह लो v बार कह लो, सेम ही बात है, ठीक है। तो औसत वेग हम कितना मान रहे हैं, c बार हमने अणुओं का औसत वेग का है, ठीक है। तो इनको कुल समय कितना लगेगा, तब समय t बराबर कितना समय लगेगा, परत 1 से परत 2 में आने में।
तो समय बराबर दूरी बटे छाल होता है। तो दूरी तो कितनी तय कर रहे हैं, लैम्डा है बीच की दूरी, मतलब लैम्डा, और चाल कितनी है, 2 से चाल सी बार हमने बता ही दिया, लैम्डा अपॉन सी बार। क्लियर है, समय बराबर दूरी बटे चाल से हमने लिखा है, दो परतों के बीच की दूरी है लैम्डा और उससे चाल हम कितनी बता रहे हैं, सी बार के बराबर है। ठीक है, कर लिया। तो अब अगर हम बात करें कि ये जो अणु आ रहे हैं इनका अगर हम कुल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, कि प्रति इकांक क्षेत्रफल में और प्रति इकांक समय कितने अणु आ रहे हैं, हम इनकी संख्या निकाले तो वही मान क्या कहलाता है, एक्चुअली में फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो हम निकाले कि अणुओं की संख्या जो 1 से 2 में आ रहे हैं, ध्यान रखना 1 से 2 में जो अणु आ रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अणुओं की संख्या जो भी कैसे प्रति एकांक क्षेत्रफल व प्रति एकांक समय, ठीक है, कि परत 2 के भी प्रति एकांक क्षेत्रफल में और पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो यही मान हमारा क्या कहलाता है, एक तरीके से फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स हिंदी में भी फ्लक्स ही लिखेंगे हम इसे। ठीक है ना, तो ये मान हमारा किसके बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर। तो कितना मान आ जाएगा, तो देखो पर यूनिट एरिया में हमने कुल अणुओं की संख्या किसके बराबर निकाली थी, एन लैम्डा अपॉन 6 निकाली थी ना भी हमने, कुल अणुओं की संख्या जो 6 दिशाओं में गति करते हुए आ रहे हैं, तो एन लैम्डा अपॉन 6, और पर यूनिट टाइम, तो टाइम कितना ले रखा है हमने, लैम्डा अपॉन सी बार। ठीक है, पर यूनिट एरिया हमने निकाला था, अणुओं की संख्या एन लैम्डा अपॉन 6, यहाँ हम निकालना चाहते हैं प्रति एकांक समय, तो प्रति एकांक समय कितना है, लैम्डा अपॉन सी बार के बराबर। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, मान कितना आ जाएगा हमारे पास, एन सी बार अपॉन में 6, एन सी बार अपॉन 6, इसको आप डाल लेना समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीके से क्या है, ये हमारा फ्लक्स का मान आया है कुल। ठीक है ना, कुल फ्लक्स का मान। तो ये फ्लक्स का मान हमारे पास कब आया, प्रति एकांक समय और प्रति एकांक क्षेत्रफल में। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इससे आगे बात करें तो यहाँ से आप मान देखो हमने क्या निकाल चुके हैं, हम समीकरण 1 हमने निकाली थी, एक बार देखो मैं तो यहाँ मिटा चुकी हूँ। समीकरण 1 आप लोगों ने क्या निकाला था, हमने संवेग में परिवर्तन कब देखा था, जब पहली परत से दूसरी परत में अणु आ रहे थे। ठीक है, तो दूसरी परत का संवेग क्या होगा, और फिर हमने अभी समीकरण 3 में क्या देखा है कि प्रति एकांक समय और प्रति एकांक क्षेत्रफल में इतने अणु आएंगे, मतलब इतने परिवर्तन के साथ में और कुल इतने अणु आएंगे, तो कुल फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा। ठीक है ना, अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, केवल जब फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर में आ रहे हैं अणु। अभी पूरी बात हम इसके लिए कर रहे हैं, हमने इसलिए इसके बीच में बेलन बना करके देखा कि उसके प्रति एकांक आयतन में कितने अणु आ रहे हैं, फिर हमने देखा कि कितनी दिशाओं में गति कर सकते हैं, 6 दिशाओं में गति करते हुए आते हैं। ठीक है, समय कितना लग जाएगा, कुल अणुओं का औसत वेग सी बार मान लिया तो समय लग जाएगा इतना। अब हमने बात की कि प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति एकांक समय कितने अणु आएंगे, तो कुल इतने अणु आएंगे उसमें। ठीक है, तो अब हम कुल बात करें समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 में हमने क्या देखा था कि जब फर्स्ट से सेकेंड लेयर में अणु आ रहे हैं तो इस सेकेंड लेयर का संवेग क्या हो जाएगा, क्लियर है, उसके बराबर देखा था। और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि कुल अणुओं की संख्या कितनी आ रही है, मतलब हमारे पास मान कितना हो जाएगा, तब सेकेंड लेयर का जो फ्लक्स होगा वो मान कितना हो जाएगा हमारे पास, एन सी बार अपॉन 6 इंटू में एम बी एक्स प्लस लैम्डा डी बी एक्स अपॉन डी जेड। क्लियर है, ये आपके पास क्या आ गया कि कुल संवेग में परिवर्तन हमने कब देखा, जब अणु एक से दूसरे लेयर में आ रहे हैं। ठीक है ना, लेयर 2 में आ रहे हैं, यहाँ आप लिख लेना कुल संवेग में परिवर्तन कब, जब 1 से 2 में आ रहे हैं। समझ में आ गया।
इसी तरीके से हम सेम मान कब देखेंगे, जब 3 से 1 में आ रहा, अब 3 से अगर 2 में आएंगे, ये 2 लेयर है और ये थर्ड लेयर, अब जब थर्ड लेयर से सेकेंड लेयर में अणु आएंगे उनके लिए भी बाकी प्रोसेस सेम होगा। क्यों, उनके लिए भी हम सेम, आप यहाँ पे कोई बेलन बना करके देखो वही प्रत्येकांक क्षेत्रफल का, तो उसके लिए भी अणुओं की संख्या आपके पास सेम आएगी, टाइम भी आपके पास सेम रहेगा, तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल और प्रत्येकांक समय जो फ्लक्स है इसका मान भी आपके पास सेम आएगा। ठीक है ना, तो वहां अगर हम कुल संवेग देखें, सिमिलरली संवेग परिवर्तन अगर हम देखें, किसके लिए, फॉर 3 से 2 के लिए, तो आपके पास मान कितना हो जाएगा, ये तो आपके पास mc/6 रहेगा ही, इंटू में संवेग कितना हो जाएगा यहाँ पे bx माइनस लैम्डा इंटू dvx/dz। ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज और ध्यान देखना है यहाँ पे कि जब क्या आपका लेयर फर्स्ट से सेकंड में आ रहा था, तो देखो फर्स्ट लेयर का वेग हमने सबसे ज्यादा बताया, सेकंड लेयर उससे कम, तीसरी लेयर का वेग सबसे कम होगा। ठीक है ना, तो जब पहली लेयर के अणु आएंगे उनका वेग तो ज्यादा होगा, और वो अगर आकर के इस दूसरी लेयर में मिल जाएंगे तो ये कुल संवेग के मान को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, इसलिए ये मान आपका कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, ध्यान रखना। वही अगर तीसरे लेयर के कण आते हैं तो तीसरे लेयर का वेग तो क्या है, सेकंड से भी कम है, तो ये अपने कम वेग के साथ में आएंगे, तो ये अगर आकर के इसमें मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, इसके संवेग के मान को कम करेंगे, इसीलिए ये क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताते हैं कि ये कुल संवेग को बढ़ाएंगे जब फर्स्ट से सेकंड में अणु आएंगे, तो ठीक है, और जब थर्ड से सेकंड में अणु जाएंगे तो क्या करेंगे, कुल संवेग का मान क्या कर देंगे, वो उल्टा कम कर देंगे, और इस तरीके से तो बैलेंस होगा। हमने पहले ही कहा था पूरा काम हम कर क्यों रहे, साम्यावस्था के लिए, जो वेग में जो प्रवणता है उसको खत्म करने के लिए, तो यहाँ से आया कुछ मान बढ़ा, यहाँ से गया कुछ मान कम होगा, तब जा करके तो पूरा सेकंड लेयर हमारी बैलेंस होगी ना, इतना नोट कर लो। कर लिया, तो अब हम देखते हैं कि कुल इस सेकंड लेयर का अब कुल संवेग कितना हो गया, कुछ अणु इससे आ भी गए फर्स्ट लेयर से, उन्होंने वेग संवेग का मान बढ़ा दिया, कुछ जो थर्ड से उन्होंने संवेग का मान कम हो गया, तो अब इस सेकंड लेयर का कुल संवेग हमारे पास कितना बच जाएगा, परत 2 का कुल संवेग परिवर्तन, ये कुल संवेग मत लिखना है, ओनली संवेग में परिवर्तन। ठीक है ना, ये है कुल संवेग में परिवर्तन, बराबर कितना हो जाएगा, देखो दोनों मान को हम प्लस कर दें इतना मान हो जाएगा कुल, तो ये हमारा मान किसके बराबर आ रहा है, mnc/6 इंटू में vx प्लस लैम्डा dvx/dz माइनस सेम mnc/6 इंटू में क्या हो जाएगा, vx माइनस लैम्डा dvx/dz। ठीक है, इन दोनों को हम कॉमन लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या मान आ जाएगा आपके पास, mc/6 हमने ले लिया बाहर, m को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ, तो क्या मान बच जाएगा, mdx, क्योंकि हमें संवेग तो बनाना पड़ेगा, प्लस m लैम्डा dvx/dz माइनस mvx प्लस m लैम्डा dvx/dz। ठीक है, तो आपका ये प्लस mvx ही कैंसिल हो गया, मान क्या बच जाएगा, mc/6 सॉरी mc/6 इंटू में ये सेम आपके पास दो मान आ जाएंगे, मतलब 2m लैम्डा dvx/dz। ठीक है, 2 से कैंसिल 3 टाइम्स, क्या बच जाएगा आपके पास 1/3 mnc/ लैम्डा इंटू dvx/dz। क्लियर है, 1/3 mnc/ इंटू में लैम्डा
dvx अपॉन dz। इसको आप नाम दे दो समीकरण नंबर 4। ये जो आपके पास कुल संवेग में परिवर्तन होता है यही किसके बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर होता है। कुल संवेग में कितना, क्योंकि ये परिवर्तन आपके पास कैसा आ रहा है परिवर्तन, प्रति एकांक समय और प्रति एकांक समय और प्रति एकांक क्षेत्रफल के बराबर आ रहा है कुल मान आपके पास, ठीक है ना। तो ये है आपके किसके, फ्लक्स के बराबर होगा, मतलब इसको जेपी फ्लक्स हम जेपी, आप देखो कल उस दिन जब हमने लिखा था तो हमने शांता के लिए फ्लक्स का मान जेपी के रूप में बताया था, तो इसको भी हम मान लेते हैं कि ये भी कुल मान हमारे पास किसका आ गया, जेपी का। लिख लो समीकरण नंबर 4। ठीक है, लिख लिया। अब देखो उस दिन हमने फ्लक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था, तो हम ये लिखेंगे फ्लक्स के, जो कि उस फिक के नियम के लिए पढ़ा था हमने शायद न्यूटन के द्वारा, हाँ न्यूटन का जो नियम दिया था, तो हमने क्या पढ़ा था, फ्लक्स के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने जेपी बराबर क्या पढ़ा था, शांता गुणांक नीटा इंटू में dvx अपॉन dz, इसके बराबर पढ़ा था। समीकरण नंबर 5 लिख देते हैं। तो ये भी फ्लक्स का मान है, ये है फ्लक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर क्या मान आ जाएगा आपके पास, तुलना कर दो दोनों की, तो ईटा इंटू में dvx अपॉन में dz बराबर क्या हो जाएगा, एम एन सी बार अपॉन 3 इंटू में लैम्डा dvx अपॉन dz, ये हो जाएगा कैंसिल। तो नीटा बराबर आपके पास बन जाएगा 1/3 एम एन सी बार इंटू में लैम्डा, ये हमारे पास शांता गुणांक का मान आता है। अब m इंटू एन क्या है, m है द्रव्यमान और n है कुल कणों की संख्या, जो प्रत्येकांक क्षेत्रफल, प्रत्येकांक समय, आपके पास जो भी है प्रत्येकांक आयतन, बेलन के आयतन में जो भी कुल अणुओं की संख्या हमने मानी थी, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से किसके बराबर हो जाता है, रॉ के बराबर। तो चूंकि m इंटू एन बराबर हो जाएगा रॉ, रॉ मतलब कुल डेंसिटी के बराबर आ जाएगा, कुल घनत्व। तो यहाँ से आपका ईटा बराबर क्या हो गया, 1/3 रो इंटू सी बार इंटू लैम्डा, ठीक है। किसी भी रूप में आप लिख लो, ये किसका मान आ गया आपके पास, शांता गुणांक, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, लिख लिया। रॉ बराबर एम एन ही लिख लेना, यहाँ पे प्रत्येक मान आप लिख लेना। देखो यहाँ पे m बराबर क्या है, अणुओं का द्रव्यमान, ठीक है। n क्या है, प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्या, ठीक है। रो क्या है आपके पास, रो क्या, सॉरी लैम्डा, लैम्डा क्या है आपके पास, माध्य मुक्त पथ, जो कि यहाँ दूरी थी परतों की, ठीक है ना, माध्य मुक्त पथ। और सी बार क्या है आपके पास, औसत वेग, ठीक है। तो ये आपका टोटल मान हो गया।
आप देख रहे हो एक चीज आपको और क्लियर हो गई होगी, लैम्डा माध्य मुक्त पथ। हमने यहाँ पे क्या बताया, वैसे भी दो परतों के बीच की दूरी बताई है लैम्डा के बराबर, ठीक है ना। तो लैम्डा आपको ध्यान होगा, माध्य मुक्त पथ की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि वह दूरी जहां तक क्या होता है, कोई अणु बिना टकराए जितना एक सरल रेखा में जितनी गति कर जाता है वो होता है माध्य मुक्त पथ। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, कोई अणु अगर यहाँ से निकल रहा है मान लो और वो यहाँ तक जा रहा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पहुंचने के बाद में ही वो टक्कर करेगा, इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, लैम्डा के बराबर। इसका मतलब ये चीज देख रहे हो आप, फिर से प्रूफ हो रही है कि कब जब टक्कर हो जाएगी, टक्कर करने से पहले पहले की जो भी दूरी तय करता है वो कण, वही क्या कहलाता है, उसका माध्य मुक्त पथ कहलाता है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ से भी प्रूफ हो रही है। अब एक और चीज हम इसमें देखें कि यहाँ हम अगर इस लैम्डा का मान रख देते हैं तो हमें ईटा का और भी मान क्या मिल सकता है, देखो फॉर्मूला किसी भी रूप में दे सकता है, हो सकता है कभी आपको न्यूमेरिकल दे, रो का मान दे दे तो रो का फॉर्मूला लगा दो, द्रव्यमान का दे दे तो द्रव्यमान के रूप में फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब लैम्डा बराबर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, चूंकि लैम्डा बराबर हमने पढ़ा था 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एम, यही मान पढ़ा था हमने माध्य मुक्त पथ का 1/√2 एम पाई डी स्क्वायर, सॉरी एन पाई डी स्क्वायर पढ़ा था ना, एन पाई डी स्क्वायर, ठीक है। दूसरी चीज हमने सी बार माध्य मुक्त पथ का मान क्या पढ़ा था, 8kT/पाई m की पावर 1/2, ठीक है। तो ये मान हम ले लेते हैं 8kT/पाई m पावर 1/2, ये दोनों मान यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से आपका ईटा बराबर कितना हो जाएगा, नीटा बराबर 1/3 एज इट इज, इंटू में m इंटू n लिख दिया, ठीक है, इंटू में सी बार, सॉरी लैम्डा का मान पहले रखते हैं, तो लैम्डा का मान कितना आ गया 1/√2 एन पाई डी स्क्वायर, ठीक है, इंटू में सी बार का मान हमने रख दिया 8kT/पाई m पावर 1/2। एक बार देख लो, अगली बार जो बाकी दोनों में तो आप लोग ही सॉल्व करना है इनको, ठीक है। यहाँ देखिए n से n कैंसिल हो गया हमारे पास, देखो अंडर रूट के अंदर है 2 और अंडर रूट के अंदर है 8, ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसा मान है अंडर रूट में 8/2 है ये, ठीक है ना, अंडर रूट में 2 अंडर रूट में है 8 पावर 1/2 का मतलब यही मान तो हो गया ना, अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 मतलब ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पहला तो देखो 1/3 एज इट इज है ही, अंडर रूट में हमने ले लिया ये 4kT एज इट इज ले लिया हमने, ठीक है, इंटू में अब ये m है जैसे कि अपॉन में √2 तो इससे कैंसिल कर ही दिया हमने, क्या बच गया पाई डी स्क्वायर बच गया हमारे पास एक तो एज इट इज, ठीक है, इंटू में यहाँ पे रूट का पाई m और बच रहा है हमारे पास, ठीक है, तो अंडर रूट का पाई m भी हमने लिख दिया, क्लियर है। अब ये m बाहर था, सिंपल सी बात है, m अगर अंडर रूट के अंदर रहा होगा तो m स्क्वायर रहा होगा, तभी तो m स्क्वायर का अंडर रूट कितना m के बराबर आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो अंडर रूट में m से m कैंसिल हो गया हमारा, और 2 का अंडर रूट कितना, सॉरी 4 का अंडर रूट 2, तो ये बाहर आकर के 2/3 बन जाएगा अपॉन पाई डी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, और ये इसके अंदर क्या हो जाएगा 4 तो आ गया बाहर, ये आपका बच जाएगा KTm/पाई 2/3 पाई डी स्क्वायर mKT/पाई, ठीक है। तो ये आपके पास नीटा का एक और मान क्या आ जाएगा 2/3 पाई डी स्क्वायर mKT/पाई की पावर 1/2, ठीक है। तो नीटा का मान ये इस फॉर्म में भी आ सकता है। यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ से हम देखते हैं कि नीटा किसके प्रोपोर्शनल में है, अंडर रूट t के प्रोपोर्शनल में है, ठीक है ना, मतलब शांता गुणांक का मान हम देख रहे हैं कि ताप के प्रोपोर्शनल में आ रहा है, जो भी कब अंडर रूट t के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपसे कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि शांता गुणांक की ताप पर निर्भरता, तो ये आपके पास शांता गुणांक की ताप पर निर्भरता आ गई। आई होप आपको यहाँ तो एक एक स्टेप अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वहां बिल्कुल सेम का सेम ही होगा, बस वहां क्या होगा, इन गुणांकों का मान चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ये पूरी परिघटना कैसे होती है, इसका पूरा का पूरा आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया, किस प्रकार से अणु आते हैं और क्या क्या होता है ये सब। तो सेकेंड नंबर की हम परिघटना पढ़ते हैं, ऊष्मा चालन, हेडिंग लीजिए
ऊष्माचालन, ठीक है। थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन, ठीक है। ऊष्माचालन से हमारा मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। हम मान लो कोई भी, अगर आप दो निकाय की बात कर रहे हो, ये है ए और ये है बी, ठीक है। इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। अगर हम कह रहे हैं कि T1 ग्रेटर देन T2 है, तो सिंपल सी बात है कि एनर्जी का फ्लो क्या होगा, इधर से इधर होगा। ताप कब तक कम होगा, जब तक ये दोनों बिल्कुल किसमें, साम्यावस्था में नहीं आ जाते, तब तक क्या होगा, एनर्जी का फ्लो होता रहेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो ज्यादा हॉटर जगह से कूलर जगह की तरफ किसका ट्रांसपोर्ट होगा, उष्मा का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ताप को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट एक्चुअली में क्या, उष्मा का अभिगमन होगा, क्लियर है। और यहाँ पे उष्मा का अभिगमन कब तक होगा, जब तक कि ये दोनों निकाय किसमें, साम्यावस्था में नहीं आ जाते, ठीक है ना। तो उष्मा एक तरीके से फ्री होती है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, उष्मा का चालन, थर्मल कंडक्शन के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ताप को इक्वल में लाने के लिए, ताप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए चालन किसका होता है, उष्मा का करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको इस टॉपिक में हम उष्मा के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम सेम होगी, प्रॉब्लम सेम होगी से मतलब कहानी बिल्कुल सेम होगी। क्या कि जैसे मान लो हम यहाँ ताप के लिए हम बात करें, तो हमें पता है गैस या जो भी द्रव हम कुछ भी ले, वो क्या अलग अलग परतों के रूप में होगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अलग अलग परत के हम टेम्परेचर बोलेंगे कि इनका टेम्परेचर अलग अलग है। जैसे मान लिया हमने कोई, इसका टेम्परेचर है T1, T2, T3, T4, इस तरीके से हमने ले लिया, ठीक है ना। ये मान हो गया कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे, जैसे पहले हमारा क्या हो रहा था, वेग कम हो रहा था, हम कह सकते हैं कि यहाँ जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, हमारा टेम्परेचर का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। और ये हमने मान लिया कि कोई भी, अगर हम किसी भी परत की, मान लो इस थर्ड लेयर की हम बात करते हैं, तो इसकी इसके सबसे निचली लेयर से जो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, Z के बराबर हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे इन परतों का सबका ताप अलग अलग होने के कारण क्या होगा, इनमें एक ताप प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी, ताप प्रवणता, ताप प्रवणता dt/dz उत्पन्न हो जाएगी यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन लेयर्स के बीच में किसका अभिगमन होगा, उष्मा का अभिगमन होगा, ताप का अभिगमन होगा। और प्रत्येक लेयर की टेम्परेचर अलग अलग होने के कारण यहाँ पे ताप प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी। समझ में आ गया। बस यहाँ पे चेंज इतना ही होगा कि वहां वेग का अभिगमन हो रहा था, जबकि यहाँ ताप का अभिगमन हो रहा होगा। वहां वेग प्रवणता थी, यहाँ ताप प्रवणता रहेगी, ठीक है। तो आप चाहे तो ये डायग्राम साइड में बना लीजिए। साइड में छोटा सा बना लो, या नहीं बनाया होगा तो रहने भी दो, ठीक है ना। तो हम आगे से हमारे नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन हम देखते हैं कि क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स उत्पन्न होगा प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, हम यहाँ क्या देखेंगे, कितनी हीट ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है ना, कितनी उष्मा के रूप में आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास फ्लक्स कौन सा होगा, हीट फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लो। हेडिंग का मतलब, जैसे इसकी डेफिनेशन हम पहले लिख लेते हैं हीट फ्लक्स की। हीट फ्लक्स, या हिंदी में हम कह सकते हैं इसको उष्मा फ्लक्स, इतना ही फर्क पड़ेगा, उष्मा फ्लक्स, ठीक है ना। ये अभी हमारे काम आएगी, क्यों, क्योंकि वहां पे जैसे हमारे पास फ्लक्स क्या, संवेग में परिवर्तन के बराबर, यहाँ हम देखेंगे कि प्रति एकांक समय में ताप में कितना परिवर्तन हो रहा है ना। तो हीट फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या फ्लो होगा, हीट फ्लक्स। वहां पे हमने क्या देखा था, वेग का फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था, तो हमने किसके बराबर देखा था कि अणुओं की संख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक आयतन कितना हो रहा है। यहाँ हीट फ्लक्स क्या होता है, उष्मा का प्रवाह, उष्मा का प्रवाह कब, प्रति एकांक समय व प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, फूरिये के नियम के अनुसार। फूरिये का नियम हमने पढ़ा था, फूरिये के नियमानुसार, फूरिये के नियम के अनुसार
ऊष्मा का प्रवाह प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्रफल, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हीट फ्लक्स उत्पन्न करेगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ जो ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ताप प्रवणता के, dt अपॉन dz के। क्यू प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, ताप प्रवणता, dt अपॉन dz के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, या यहाँ से हम Q बराबर क्या निकाल सकते हैं, Q बराबर आपका निकल जाएगा K ऊष्मा गुणांक इंटू में dt बटे में dz। तो ये Q क्या बता रहा है, यहाँ पे ऊष्मा का जो फ्लक्स है, हीट फ्लक्स ये बता रहा है, या इसको हम Ju से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, Ju से भी। ठीक है ना, Q हमने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ फ्लक्स हीट का है, इसलिए Q के रूप में प्रदर्शित कर लो, या फूरिये के नियम के अनुसार हमने किसके रूप में लिखा था, Ju के रूप में, तो यहाँ से आप Ju के रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फाइनल जो आपके पास यहाँ से अगर हम ये निकालना चाहे ऊष्मा का गुणांक, तो किसके बराबर आ जाएगा, K बराबर Ju अपॉन dt बाय dz। इसमें हम किसी का मान तो निकालेंगे, अभी पीछे हमने किसका मान निकाला, शांता गुणांक का मान, यहाँ हम निकालेंगे इस ऊष्मीय चालकता गुणांक का मान। तो K लिख लेना, K क्या है हमारा, ऊष्मीय चालकता गुणांक। ऊष्मीय चालकता गुणांक। ठीक है, समझ में आ गया इतना, ये मान हमें फाइनली निकालना है। मतलब हम क्या करेंगे, अब डेरिवेशन के थ्रू एक फ्लक्स का मान लेकर के आएंगे और उस फ्लक्स को यहाँ हम इसके बराबर रखेंगे, तो यहाँ से हमें K का मान मिल जाएगा। क्लियर है, या डायरेक्टली हम Ju का मान यहाँ रख दें तो भी यहाँ से K का मान मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, इस फ्लक्स का मान हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं हमारी डेरिवेशन क्या आती है। बिल्कुल जैसा सेम पीछे हमने जो जो मान निकाले थे शांता गुणांक के लिए, और जिस तरीके से किया था बिल्कुल उसी तरीके से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखते हैं, अब जैसे सबसे पहले तो आप देख लो, यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं। एक्स अक्ष ले लिया, जेड अक्ष ले लिया, हम लोग इधर y अक्ष। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अलग अलग परतें ले रहे हैं, द्रव या गैस जो भी है उसकी हम अलग अलग परतें ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने कोई परत ले ली AB, ये कोई परत ले ली हमने CD। ठीक है, बीच में कोई परत ले ली हमने MN। तो बीच वाली परत के सापेक्ष हम निकालेंगे, कुछ मान ऊपर से भी आएगा, कुछ मान नीचे से भी जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे भी क्या होगा, बीच की जो दूरी है वो सेम लैम्डा के बराबर होगी। यहाँ पे MN की सबसे निचली परत से दूरी कितनी होगी, Z के बराबर। हम किस में दे रहे हैं, Z अक्ष में दे रहे हैं, तो Z अक्ष के समान हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिल्कुल सेम बात होगी। हम यहाँ बात करें गतिज ऊर्जा की, अगर हम बात करें अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, यहाँ सबसे ज्यादा होगी, यहाँ उससे कम होगी, यहाँ सबसे कम होगी। ठीक है ना, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, लिख लेना चाहे लिखना चाहो तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा, और यहाँ पे गतिज ऊर्जा सबसे कम। ठीक है, ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा, उससे कम, ऊर्जा का मान यहाँ धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो लिखो इसमें, लिखिए, माना एक गैस समानांतर परतों के रूप में, दो क्षैतिज तलों के मध्य गति करती है, दो क्षैतिज तलों के मध्य गति करती है। प्रत्येक परत के मध्य की दूरी माध्य मुक्त पथ लैम्डा के बराबर है, माध्य मुक्त पथ लैम्डा के बराबर है, माध्य मुक्त पथ लैम्डा के बराबर है। AB से फुल स्टॉप दे करके लिखना, AB परत से, ये परत है हमारी, AB से परत CD की ओर जाने में, परत AB से परत CD की ओर जाने में गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा।
गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, लिख लिया। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या, अब हम डायरेक्ट चलेंगे, पूरा प्रोसेस बिल्कुल मैंने आप फिर से बता दे रही हूँ। जैसा अभी हमने श्यानता गुणांक के लिए निकाला बिल्कुल सेम मान आएगा, अणुओं की संख्या जैसे हमने उसमें की बिल्कुल सेम तरीके से आएगी, इसलिए यहाँ हम कुछ वैल्यूज डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है ना, जो आपको समझ में नहीं आए फर्स्ट वाले में हम बिल्कुल डिटेल में एक एक स्टेप लिख चुके हैं। अब हम बार बार वही मैं आपको बताऊं कि अणुओं की संख्या पहले इतनी है, फिर ये 6 दिशाओं में गति कर सकते हैं, तो इसलिए Nc/6 हो जाएगी, फिर इसमें टाइम इतना लगेगा, फिर प्रत्येकांक समय प्रत्येकांक क्षेत्रफल इतना मान आएगा, इतना हम बार बार करेंगे तो आपको भी पता है आपका भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना, तो इसलिए सीधे सबसे पहले हम डायरेक्ट लिखते हैं कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या प्रत्येकांक समय प्रत्येकांक क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा, Nc/6। कुल अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, Nc/6। ठीक है, दूसरी चीज हम देखते हैं, जब इस सीडी परत से कुछ अणु जब किसकी तरफ आएंगे, Mn परत की तरफ आएंगे, तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, यहाँ पे हम ऊर्जा में परिवर्तन देख रहे हैं। ठीक है ना, तो परत AB की ऊर्जा हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कब लिखेंगे, CD से Mn परत में जाने पर ऊर्जा कितना हो जाएगा आपका, E प्लस लैम्डा B। यहाँ पे किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, ताप के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जा के सापेक्ष, तो क्या मान आ जाएगा आपके पास, dE/dz। ठीक है, आप चाहो इसको समीकरण 1 दे लो, ये समीकरण 2 दे लो। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, AB से Mn जाने पर ऊर्जा क्या मान हो जाएगा, E माइनस लैम्डा dE/dz। देख रहे हो ना, अब सारे मान बिल्कुल पहले वाले की तरह ही तो आ रहे हैं, बिल्कुल सेम। लिख लो इतना। लिख लिया। तो हमने जैसे वहां पे क्या देखा था, ये तो हमारे पास जैसे वहां वेग में परिवर्तन आया था, ठीक है ना, प्लस कुल अणुओं की संख्या के साथ मल्टीप्लाई करके हमने क्या कुल संवेग निकाला था। ठीक है ना, कि इतना वेग में परिवर्तन कितने अणुओं में हो रहा है, तो Nc/6 अणुओं में इतना परिवर्तन, कुल संवेग हमने जैसे निकाला था ना दोनों का, कि जब 3 से 2 में जा रहे थे तब कितना कुल संवेग होगा, और जब 1 से 2 में जा रहे थे कुल कितना संवेग। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि कुल ऊर्जा कितनी होगी, जब इन अणुओं की संख्या के साथ में देखेंगे, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा मतलब एक तरीके से Mn की ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, हम कब देखें, जब CD से Mn जा रहा है, CD से Mn परत में जाएंगे, तब कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपके पास, 1/6 Nc इंटू में E प्लस लैम्डा dE/dz। इसी तरीके से निकाला था ना वहां पे भी, यहाँ पे। और दूसरा क्या देखेंगे, एंड AB से Mn परत में जा रहे हैं, तो कुल मान कितना हो जाएगा, 1/6 Nc/E माइनस लैम्डा dE/dz। ठीक है, ये ऊर्जा में हमारे एक तरीके से कुल ऊर्जा में परिवर्तन आप मान सकते हो, कुल ऊर्जा में परिवर्तन लिख लो चाहो तो इसे, कुल ऊर्जा में परिवर्तन ही केवल ऊर्जा में परिवर्तन, कुल ऊर्जा तो अब हम निकालेंगे दोनों का टोटल करके,
क्लियर है। तो ऊर्जा में परिवर्तन जब सीधी से mn में आ रहे हैं तब, क्योंकि इतने अणु भी तो है साथ में, ये तो केवल एक अणु के लिए ऊर्जा में परिवर्तन, कुल इतने अणु हैं इनके साथ, ऐसे ही AB से mn के लिए। अब यहाँ भी सेम कंडीशन होगी, क्योंकि हमने क्या देखा कि ऊपर सबसे ऊपर जो हमारी CD लेयर है इसकी गतिज ऊर्जा क्या है, सबसे ज्यादा है, इसलिए जब इस ऊर्जा के अणु यहाँ जाएंगे mn में तो वो तो क्या करेंगे, ऊर्जा का मान बढ़ा देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, पॉजिटिव मान करेंगे। इन अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या है, कम है, तो ये अणु जब जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इसकी जो ऊर्जा होगी mn परत की उसके मान को कम कर देंगे, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, माइनस। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं कि इस mn परत की कुल ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, तो mn परत की कुल परिवर्तित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, बराबर, तो ये जो कुल परिवर्तित ऊर्जा यही एक तरीके से फ्लक्स के बराबर होगी, ठीक है। इसका फ्लक्स हम किससे प्रदर्शित करेंगे, Ju से, ये मान लो फ्लक्स के बराबर है ये फ्लक्स, ठीक है ना, Ju बराबर कितना मान आ जाएगा, दोनों को प्लस कर लो आप, 1/6 Nc बार E प्लस लैम्डा d/dz माइनस 1/6 Nc बार E माइनस लैम्डा de/dz। सेम तरीके से सॉल्व कर लो दोनों को, Ju बराबर मल्टीप्लाई कर लो, देखो 1/6 Nc बार तो दोनों में से ले लो आप कॉमन, मान क्या बच जाएगा आपके पास, E प्लस लैम्डा d/dz माइनस E और प्लस लैम्डा de/dz, ठीक है। E से E कैंसिल, नोट कर लीजिए इतना पहले, नीचे यहाँ लिख देती हूँ, बराबर में 1/6 Nc बार इंटू में 2 लैम्डा de/dz, 2 से कैंसिल 3 टाइम्स, तो फाइनल आपके पास Ju का मान कितना आ गया, Ju बराबर 1/3 Nc बार लैम्डा de/dz, ठीक है। यहाँ पे m नहीं आया क्योंकि हमें यहाँ द्रव्यमान का काम ही नहीं था, केवल अणुओं की संख्या क्या, ठीक है ना, ये आपके पास d/dz, ये आपके पास आ गया फ्लक्स का मान जो हमने थ्योरेटिकली निकाला है यहाँ से। लिख लीजिए इतना पहले, कर दिया। अब यहाँ पे E हमने क्या बताई, E वो ऊष्मा ऊर्जा है, ठीक है ना, हमें क्या करना था एक्चुअली, यहाँ पे देखो हम प्रवणता किसकी बता रहे थे, ताप की प्रवणता है, तो ताप किस तरीके से कम होती है, एक्चुअली में ऊष्मा ऊर्जा ही तो ट्रांसफर होती है, तभी तो ताप बढ़ता है कम होता है, ठीक है ना। तो E यहाँ पे ताप में प्रवणता के लिए या उस प्रवणता को खत्म करने के लिए जो भी कुछ एनर्जी आएगी, कुछ एनर्जी माइनस होगी, तब जाकर के कुल मान इक्विलिब्रियम में बनेगा, तो उसके लिए हमें अभिगमन किसका कराना पड़ेगा, ऊष्मीय ऊर्जा का, तो E है यहाँ पे आपकी ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, जिसका मान बराबर होता है mCv, ठीक है। ऊष्मीय ऊर्जा का मान एक तरीके से आप Q के बराबर ले सकते हो, हमने जो थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्टिंग में हम निकालते थे Cv का मान dQ/dt से, तो वहां से हम Q का मान mCv निकाल सकते हैं ना, वही वाला मान है, ठीक है, तो mCv T के बराबर, तो यहाँ हम रख देते हैं, इम्प्लाइज हमारे पास Ju बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 Nc बार लैम्डा एज इट इज d/dz, क्या है ये, mCv dt, तो आपके पास क्या हो जाएगा, mCv बाहर, तो 1/3 mNc बार लैम्डा Cv इंटू में क्या बच जाएगा, dt/dz, ये हमारे पास Ju का मान आ जाएगा फाइनल, ठीक है। और हमने ऊष्मीय चालकता K का मान हमने किसके बराबर बताया था, K बराबर Ju बटे में dt/dz मान आया था ना हमारे पास,
अभी जो हमने इससे पहले निकाला था के बराबर क्या होता है, जे यू अपॉन डी टी बटे डी जेड के बराबर होता है। दोनों तरीके से निकाल लो, या तो जे यू का जो फॉर्मूला है के इंटू डी टी बटे डी जेड, उससे इसको कंपेयर कर लो तो भी आपको ये मान मिल जाएगा के का। सिंपल सी बात है, या यहाँ पे मान डाल दो, जे यू का मान डाल दो आप 1/3 एम एन सी बार लैम्डा सी वी डी टी अपॉन डी जेड अपॉन डी टी अपॉन डी जेड, कैंसिल। तो आपके पास फाइनल के बराबर क्या मान आ गया, 1/3 एम एन सी बार लैम्डा इंटू में सी वी, ऊष्मा गुणांक, ऊष्मीय चालकता गुणांक का मान। तो देख रहे हो शांता गुणांक की तरह ही माना है, बस हाँ सी वी टर्म इसमें एक एक्स्ट्रा आ रही है, ऊष्मीय चालकता गुणांक। ठीक है, यहाँ भी एम इंटू एन रो के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, तो बराबर 1/3 रो सी बार लैम्डा, इतना तो वहां ही रहा था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सी वी और आ जाएगा आपके पास। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिया। यहाँ भी आप चाहो तो इसके आगे आप देखो, यहाँ पे लैम्डा का मान हम यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ ऊपर हम करते हैं लैम्डा, लैम्डा बराबर किसके बराबर माना हमने, 1/√2 एन पाई टी स्क्वायर के बराबर। लैम्डा का मान आप यहाँ रख दोगे तो के बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/3 एम एन, सी बार का मान भी रख लो आप चाहे, सी बार के रूप में हमने लिख दिया लैम्डा, सॉरी लैम्डा का तो मान रख देंगे सी वी, ये मान है, और इसका मान आप रख दो √2 एन पाई डी स्क्वायर के फॉर्म में, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो के का मान आपके पास क्या आ जाएगा, एम सी बार इंटू में सी वी अपॉन में 3 पाई डी स्क्वायर, 3√2 पाई डी स्क्वायर। ठीक है ना, आप चाहो तो यहाँ पे फिर आप सी बार का मान और रख लो, इस तरीके से मान रख करके जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, सी बार का मान भी रख सकते हो आप 8 के टी अपॉन पाई एम के रूप में, और वहां से आप मान निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो मान आपके पास सेम आ जाएगा, सीवी का मान भी यहाँ रख दोगे तो हमने पीछे क्या मान निकाला था, जैसे देख रहे हो के मान में मतलब एक सीवी ही एक्स्ट्रा आएगा, चाहे आप एम एन लैम्डा के टर्म में लिख लो तो, चाहे चेंज कर दो मान तो के बराबर हमारे पास मान क्या आया था आपके पास, लास्ट में मान शायद हमारे पास आया था 2√3 के बराबर आ रहा था कुछ, है ना, 2/3 पाई डी स्क्वायर के बराबर, तो मान यही आ जाएगा 2/3 पाई डी स्क्वायर इंटू में आपके पास वही मान आ जाएगा जो भी के का, और इंटू में बस यहाँ सीवी एक टर्म एक्स्ट्रा और आ जाएगी, तो वो इस फॉर्म में भी सीवी एक्स्ट्रा आ ही रही है हमारे पास। क्लियर है, तो ये आपका इस तरीके से मिलता है हमें ऊष्मीय चालकता गुणांक का मान। समझ में आ गया, यहाँ आप देख सकते हो ऊष्मीय चालकता गुणांक आपका ताप पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्यों, ताप प्रवणता की तो हम यहाँ बात ही कर रहे हैं, तो ताप पर डिपेंड कैसे करेगा। ठीक है ना, बिल्कुल सेम फर्स्ट वाले की तरह ही था, और आप यहाँ देख सकते हो मान में बिल्कुल बराबर ही आ रहा है। ठीक है, एक सीवी टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, बाकी मान बराबर आ रहा है। अब यहाँ आप लैम्डा का मान, मगर ये एडिशनल चीजें हैं, चाहो तो रख भी लो, अदरवाइज जो एक मान हमारे पास आ ही जाता है 1/3 इंटू में एम एन सी बार लैम्डा के बराबर। ठीक है ना, बाकी आप चाहो लैम्डा का मान रख लो, सी बार का मान रख लो, आगे सॉल्व कर लो आप। थर्ड हेडिंग डालेंगे डिफ्यूजन। थर्ड हमारा कौन सा बच गया है, डिफ्यूजन या विसरण। विसरण, अब बिल्कुल सेम चीज है, विसरण में आपके क्या फर्क होगा, विसरण किसको कहते हैं आपको पता तो है ना, उस दिन भी हमने बताया था कि जब किसी एक तरफ कोई पात्र है, हमने दोनों तरफ क्या भर दिया, द्रव भर दिया, लेकिन एक तरफ का द्रव हमारे पास क्या है, ज्यादा सांद्र है, सांद्रता क्या है यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे हमारे पास सांद्रता क्या है, निम्न सांद्रता है। मान लो यहाँ पे उच्च सांद्रता होती है, तो उच्च सांद्रता से मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा होना, मतलब यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, यहाँ पे कम है,
तो जब हमारे पास ये जो पदार्थ या द्रव है इसका फ्लो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ हो जाएगा तो वही परिघटना क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। ठीक है ना। तो यहाँ हमें किसकी प्रवणता उत्पन्न होगी, यहाँ पे अणुओं की संख्या में प्रॉब्लम होगी, अणुओं की संख्या की प्रवणता उत्पन्न होगी, उनमें कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो हम मान लो कोई भी द्रव है, द्रव की हम भिन्न भिन्न परतें मान करके चलते हैं। ये हमने ले लिया 1 2 3 अलग अलग परत, इनके बीच में दूरी लैम्डा। अब आप लोग खुद भी चाहो तो साथ के साथ आप लोग अपनी कॉपी में खुद से भी कर सकते हो कि आप अलग से कर पाते हो या नहीं। दूरी वही लैम्डा के बराबर। मान लो हम सेकेंड परत की लिए बात करते हैं तो इसकी सबसे निचली परत से दूरी कितनी, z के बराबर ले लेते हैं। क्लियर है। सब चीजें बिल्कुल सेम तरीके से ही होगी। ठीक। अब हमें तो क्या करना है, यहाँ पे कणों की संख्या में ऊपर नीचे, थर्ड परत में कणों की संख्या ज्यादा होगी, पहली वाली परत में कणों की संख्या कम होगी। तो हम ये सेकेंड परत में मान लेते हैं कुल कणों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है ना। तो ये डायग्राम बना लीजिए और लिखिए यहाँ पे, माना द्रव की भिन्न भिन्न परतें हैं, माना किसी द्रव की भिन्न भिन्न परतें हैं जिनकी सांद्रता भी विभिन्न है, जिनकी सांद्रता भी विभिन्न है। फुल स्टॉप। अतः विसरण की परिभाषा से, अतः विसरण की परिभाषा से अणुओं का अभिगमन या अणुओं का ट्रांसफर, अणुओं का अभिगमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा। ठीक है, लिख लिया। माना परत 2 की सांद्रता n है। ठीक है, इसकी सांद्रता, ये सांद्रता मतलब एक तरीके से इसमें कणों की संख्या हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवणता भी सांद्रता की होगी, तो यहाँ पे सांद्रण प्रवणता आपकी कितनी हो जाएगी, बराबर dn/dz। ठीक है, n में अणुओं की संख्या में z अक्ष के सापेक्ष कितना अंतर हो रहा है, इसकी ऊंचाई के सापेक्ष कितना अंतर हो रहा है, इसके बराबर मान हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारे पास प्रवणता का मान होगा। अब सिंपल सी बात है, वही बात हम करेंगे सेम कि अणु 3 से लेयर 3 से लेयर 2 में अगर कुछ अणु आ रहे हों तो उनकी सांद्रता में कितनी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लिखते हैं सबसे पहले तो परत 3 से 2 में आने पर सांद्रता कितनी हो जाएगी, इसकी सांद्रता हमने मान रखी n प्लस लैम्डा dn/dz। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। सिमिलरली परत 3 से, सॉरी परत 3 से 2 है ना, परत 1 से 2 में आने पर सांद्रता कितनी हो जाएगी, n माइनस लैम्डा dn/dz। इक्वेशन नंबर 2। लिख लिया। तीसरी चीज क्या लेंगे, अणुओं की संख्या। एक परत से दूसरी परत में जाने वाली अणुओं की संख्या सेम हो गया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। बराबर कितना हो जाएगा, nc/6।
ठीक है, लिखिए इतना। आगे देखेंगे हम भाई। फिर नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, कुल अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी या कुल सांद्रता में परिवर्तन कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो सांद्रता में परिवर्तन हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं जब 3 से 2 में आए हम क्या देखेंगे, 3 से, या ऐसे लिखते हैं हम, सांद्रता में परिवर्तन पहले हम किसकी, जब 3 से 2 में आ रहे हो हमारे पार्टिकल्स, ठीक है। तो कुल परिवर्तन कितना, कुल कणों की संख्या हमारे पास हो गई है Nc/6 इंटू में क्या मान आ जाएगा हमारे पास, n तो थी प्लस लैम्डा dN/dz, ठीक है। दूसरा हम सेम लिखेंगे, सांद्रता में परिवर्तन कब, जब 1 से 2 में जा रहे हो ना, तो कितना मान हो जाएगा हमारे पास Nc/6 n माइनस लैम्डा इंटू dN/dz, क्लियर है। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ से, नेट ट्रांसफर हमारे पास कितना हो रहा है, कुल कितने अणुओं का सांद्रण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सेम बात होगी। ऊपर हमने जो थर्ड लेयर ली थी, डायग्राम में आप लोग देख लेंगे, थर्ड लेयर में हमने क्या ली थी, सबसे ज्यादा उच्च सांद्र बताए थे। तो उच्च सांद्रता के कण अगर निम्न में आएंगे तो क्या करेंगे, वो मान बढ़ाएंगे, मतलब पॉजिटिव। और सबसे नीचे जो फर्स्ट लेयर थी उसकी सांद्रता सबसे कम थी, मतलब ये मान को क्या करेगा, कम करेगा। तो हम बात करें कि नेट ट्रांसफर यहाँ कितना होगा, कुल अभिगमन कितना होगा, ठीक है। नेट ट्रांसफर या कुल अभिगमन कितना होगा, लिख लेंगे Nc/6 n प्लस लैम्डा dN/dz माइनस Nc/6 n माइनस लैम्डा dN/dz, क्लियर है। Nc/6 हम कॉमन ले लेते हैं, क्या मान बच जाएगा हमारे पास, n प्लस लैम्डा dN/dz माइनस n प्लस लैम्डा dN/dz। यहाँ हम दोनों में मतलब समझना है, ये जो अंदर वाला n है, आप चाहो तो भले इसे n डैश से आप शो कर लेना, लेकिन ये जो n है ये क्या है, ये हमने सांद्रता ली है, और ये n क्या है, हमारे पास कुल कणों की संख्या थी, ठीक है ना। एक तरीके से दोनों का मान आप सेम भी मान सकते हो कि दोनों मान आपके ऑलमोस्ट सेम आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे n से n आपके कैंसिल हो गया। तो सांद्रता भी अणुओं की संख्या से ही होती है, लेकिन यहाँ जो दोनों अलग अलग मान है ये हमने बताया, ठीक है। तो हमारे पास कुल मान कितना हो जाएगा, Nc/6 इंटू में 2 लैम्डा dN/dz, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगी 1/3 Nc/लैम्डा dN/dz। तो ये कुल परिवर्तन किसके बराबर आता है, वही नेट फ्लक्स के बराबर आएगा। और यहाँ पे हमने विसरण गुणांक के लिए फ्लक्स का मान किससे शो किया था, Jn से, तो हम इसे लिख लेंगे Jn के बराबर, ये लिख लेना नेट ट्रांसफर Jn, वही फ्लक्स के बराबर है ना, तो ये Jn लिख लीजिए। एक तो Jn का मान हो गया हमारा ये। इक्वेशन नंबर कोई दिया था या नहीं दिया हो तो ये समीकरण नंबर 3 लिख लेना, ठीक है। लिख लिया। बस हम क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से हम जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, Jn बराबर विसरण गुणांक आता है d, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ठीक है, इंटू में dN/dz। इसको कोई समीकरण नंबर 4 दे देना। कंपेयर करने पर हम लिखेंगे, दोनों की तुलना करने पर क्या मान आ जाएगा हमारे पास, d बराबर, यहाँ से आप लिख लो 1/3 Nc/लैम्डा dN/dz बराबर d इंटू dN/dz, ठीक है। ये कैंसिल, तो d बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/3 Nc/ इंटू में लैम्डा। सेम है। अब यहाँ भी आप वही कर सकते हैं, लैम्डा का मान रख सकते हैं, सी बार का मान रख सकते हैं, दोनों मान रख करके देख लीजिए आपके पास मान क्या आ जाएगा, लैम्डा और सी बार दोनों का मान रखने पर, लैम्डा व सी बार का मान रखने पर
नॉर्मली हम मान रख के देख लेते हैं, ज़्यादा सॉल्व करना हो तो आप लोग कर लेना। d बराबर क्या हो जाएगा 1/3। लैम्डा का मान क्या था √2 n पाई d स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हमारे पास इंटू में n आ ही रहा है, लैम्डा का मान रख दिया। सी बार का मान क्या था हमारे पास 8kT/m पावर 1/2 के बराबर। ठीक है, यहाँ से n से n कैंसिल, मतलब आपके पास फाइनल d बराबर डिफ्यूजन कांस्टेंट बराबर क्या आ जाएगा 1/3√2 पाई डी स्क्वायर इंटू में 8kT/m पावर 1/2। ठीक है, क्या है ये आपका विसरण गुणांक, विसरण गुणांक। और यहाँ से भी हम देखते हैं कि d प्रोपोर्शनल टू क्या है t की पावर 1/2 के, d प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2। ठीक है, तो सब में आपका क्या वही सेम रिजल्ट आ रखा है। ठीक है ना, अभी लास्ट जो हमने ऊष्मा चालकता वाला देखा था वहां पे भी टी पे डिपेंडेंट होगा, उसमें मैंने सी बार का मान नहीं रखा था इसलिए वो आ नहीं रहा था। सी बार का मान रखोगे तो सिंपल सी बात है सेम। तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे गुणांक ताप पर कैसे निर्भर कर रहे हैं, मतलब कि ताप बढ़ने के साथ साथ इन गुणांकों का मान भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर है, ये हम देख सकते हैं इन तीनों गुणांकों से हमें रिजल्ट कैसे बिल्कुल सेम से मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल टॉपिक था इस यूनिट का। सेकेंड यूनिट आपकी कंप्लीट है। एक देखिए, हमने जो अभी 3 गुणांक निकाले हैं, कई बार इन तीनों गुणांकों में संबंध पूछ लेते हैं, इन तीनों गुणांकों में संबंध, या आपको डायरेक्टली संबंध दे करके बोल देंगे कि संबंध की व्युत्पत्ति करो। ठीक है ना, छोटा सा ही होता है, आप हेडिंग दीजिए एक बार। देखिए, अभिगमन गुणांकों में सहसंबंध। अभिगमन गुणांकों में सहसंबंध। अभी जब हमने तीनों पढ़े हो, तीनों में अगर हम रिलेशन की बात करें तो देखो तीनों के मान हमारे पास सेम आए। सबसे पहले हमने देखा, देखो ईटा, ईटा का मान क्या आया था 1/3 m/c में लैम्डा, यही मान हमें मिला मीटर का मान। ठीक है, दूसरा हमने के का मान देखा, तो के के मान में एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा था 1/3 m/c/लैम्डा, ये तो आ ही रहा था, इंटू में सीवी हमारे पास और मान आ रहा था। ठीक है ना, इस सीवी का मान किसके बराबर होता है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों की तुलना करने पर, सॉरी तुलना नहीं करें, अगर हम एक का दूसरे में डिवाइड कर देते हैं, अगर हम यहाँ से क्या निकालना चाहें k/ईटा का मान निकालें, यहाँ से k/ईटा, के में हम इसका डिवाइड कर दें। ठीक है ना, तो हमारे पास मान क्या बच जाएगा ओनली सीवी के बराबर, पूरा वैल्यू तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, मान बच जाएगा सीवी। ये सीवी बराबर होता है आपका CV/M के बराबर होता है, कि सारे के सारे अणुओं के लिए आपके पास इसका कुल मान क्या है, यहाँ पे m क्या होता है आपका अणुभार होता है, ये मान आपका ये आ जाएगा यहाँ से बराबर। ठीक है, जहाँ m होता है आपका अणुभार। समझ में आ रहा है ना, k/, कुछ नहीं किया है, दो मान ये है और हमने बस k/नीटा, मतलब k में नीटा का डिवाइड कर दिया है, सीवी के बराबर, ये सीवी इसके बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन देख सकते हैं, km/नीटा इंटू सीवी, हम इनको क्या कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो km/नीटा इंटू सीवी बराबर क्या हो जाएगा 1। ये होता है इनमें एक रिलेशन। ये रिलेशन आपका किस में आ गया, थर्मल कॉफिशिएंट, विस्कोसिटी कॉफिशिएंट, और ये हमारे पास ऊष्मीय विशिष्ट ऊष्मा आ गई, और m यहाँ पे अणुभार हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा एक रिलेशन। एक और रिलेशन होता है दूसरा, ये नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, ये आपका रिलेशन फर्स्ट लिख लेना। ठीक है, सेकेंड रिलेशन लिखो।
किया है, एक हमारे पास लास्ट कोफिशिएंट आया डी 1/3 सी बार इंटू लैम्डा के बराबर। ठीक है, थर्ड कोफिशिएंट हमारे पास आ गया सी बार इंटू लैम्डा। इसको आप समीकरण 1, 2 और 3 हमारे पास ये मान आ गया। अभी हमने के अपॉन नीटा निकाला, नीटा का फॉर्मूला हमने लिया। ठीक है, हम यहाँ से क्या निकाले, नीटा और डी में हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो नीटा अपॉन डी कर देते हैं। मान क्या हो जाएगा, देखो 1/3 एम एन सी बार इंटू में लैम्डा और अपॉन में 1/3 सी बार इंटू में लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, सी बार से ये कैंसिल, 1/3 से 1/3, मतलब मान क्या बच जाएगा हमारे पास, नीटा अपॉन डी बराबर एम इंटू एन के बराबर बच जाएगा। क्लियर है। एन यहाँ पे क्या है, प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ईटा अपॉन डी बराबर एम इंटू एन अपॉन बी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, चूंकि एन बराबर है कैपिटल एन अपॉन बी, प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या के बराबर है। ठीक है, और यहाँ से m इंटू एन किसके बराबर बन गया, रो के बराबर। घनत्व हमने पहले भी निकाला हुआ था, तो रो अपॉन बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कुल घनत्व के बराबर। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, अगर हम इस आयतन में, नीटा में और डी इन सब में हम रिलेशन देखें तो हमें कुल मान किसके बराबर बच जाएगा, रो इंटू डी अपॉन में नीटा इक्वल्स टू 1। सॉरी, यहाँ पे एक स्टेप बीच में मिस हो गया, ये मान हमारे पास आ गया। ठीक है ना, और ये m इंटू एन आपका कैपिटल M के बराबर होता है ना, हाँ कैपिटल M लिख लेना, चूंकि स्मॉल n इंटू में कैपिटल M, मतलब एक कण का द्रव्यमान स्मॉल n है तो n कणों का द्रव्यमान हम लेंगे कुल कैपिटल M के बराबर नीटा अपॉन डी, और ये होता है प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना, घनत्व के बराबर नीटा अपॉन डी के बराबर। तो यहाँ से हमें रिलेशन क्या निकलता है, रो इंटू डी अपॉन में नीटा, या नीटा अपॉन रो इंटू डी, कुछ भी निकाल लो आप, नीटा अपॉन रो इंटू डी बराबर 1। ये हमारा होता है दूसरा रिलेशन। ठीक है, इसको आप रो इंटू डी अपॉन नीटा भी कह लो, बात सेम ही है। तो ये आपकी सेकेंड यूनिट हो गई कंप्लीट। ये थे आपके तीनों अभिगमन गुणांक और उन अभिगमन गुणांकों में संबंध आपस के। आई होप आपको यूनिट अच्छे से समझ में आ गई होगी, थोड़ी लेंथी थी, बट आप लोग इसको वापस से पढ़ लेना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। थैंक यू।